हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आपको मालूम है वर्ग एक के एग्जाम होने वाले हैं और वर्ग एक के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके जो ओल्ड एग्जाम पेपर हैं वो मैं लगातार ला रहा हूं। सबसे पहले हिंदी का पेपर है दोस्तों, तो हिंदी के संबंध में जो ओल्ड एग्जाम पेपर हैं वो लगातार मैं विश्लेषण के साथ ला रहा हूं। तो आज की क्लास भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले यदि आपने 2 क्लास मिस कर दी हैं, वर्ग एक हिंदी साहित्य ओल्ड एग्जाम पेपर, ये मैं 2 पार्ट ले आया हूँ, आज तीसरा पार्ट है दोस्तों। तो उन्हें भी देखें और उसके जो आसपास क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो जितने भी ऑनलाइन देखने वाले हैं सभी को दिल से धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने आए हैं। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता चलूँगा और आपको उसका आंसर लिखना है दोस्तों। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उसके आसपास कितने क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है सही विकल्प बताओ, यानी कि 15 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। मैं किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है, यह खाली स्थान दिया गया है, ये आपको भरना है। आपके जो ऑप्शन है विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको जो है निबंध की परिभाषा पता होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि परिभाषा यदि आपको मालूम है तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी विषय पर लिखी गई वह रचना जिसमें विषय वस्तु से संबंधित विचारों को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से इस तरह प्रकट किया जाए जिसमें उस विषय से संबंधित सार गर्भित जानकारी प्राप्त हो, उसे निबंध कहते हैं। इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों: वर्णक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और विश्लेषणात्मक निबंध। अब यहां पर पूछा गया है कि मैं किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनके विषय में पता होना चाहिए। वर्णनात्मक निबंध क्या होता है दोस्तों, पहले ये मालूम होना चाहिए। तो वर्णनात्मक निबंधों के अंतर्गत स्थान, व्यक्ति विशेष, ऋतु विशेष आदि से संबंधित निबंध आते हैं दोस्तों। जहां तक हम बात करें विचारात्मक निबंध की, तो दोस्तों विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर पक्ष विपक्ष, सकारात्मक नकारात्मक आदि विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। विज्ञान, आतंकवाद आदि निबंध इस श्रेणी में आते हैं दोस्तों। भावात्मक निबंध कौन से होते हैं दोस्तों? कुछ विषय ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें भावों की प्रधानता होती है। सूक्ति हो गई, लोकोक्ति हो गई, लिखे गए निबंध इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं, ऐसे। व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक निबंध की बात करें दोस्तों हम, तो इस प्रकार के निबंधों के अंतर्गत तत्वों के आधार पर विषयों का विश्लेषण अथवा विवरण व्याख्या दिया जाता है तथा उस पर समाधान अथवा सुझाव भी प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि के संबंध में ये निबंध लिखे जाते हैं दोस्तों। तो जहां किसी भी विषय में रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाए, आप यहां पर देखेंगे विचारों, है ना। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है और यहां से बन जाता है आपका आंसर विचारात्मक निबंध। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमें यहां लाभ क्या उठाना है कि जो क्वेश्चन है वो तो हमें समझना ही, लेकिन उसके जो 4 ऑप्शन है उनसे भी हमें रूबरू होना होगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो विचारात्मक निबंध है, जो कि सभी ने सही लगाया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि सभी को इस वीडियो से जोड़ें। मैं लगातार मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि आपके अच्छे नंबर आए। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे मुझे यकीन है कि जो भी उनके मन में डाउट है और जो भी उनकी प्रैक्टिस है वो इससे कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये ओल्ड एग्जाम पेपर है। चले अगले क्वेश्चन पे। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। उससे पहले आपको पूरे ऑप्शन, यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, जहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता ही होता है दोस्तों। जैसे कि हम इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं, दृश्य वस्तु बिंब का दूसरा रूप है, ठीक है। अलंकृत बिंब है, स्पर्श बिंब है, दृश्य व्यापार बिंब है, सांस्कृतिक बिंब है। ये 4 इसके ऑप्शन है दोस्तों। तो मैं हमेशा कहता हूं कि 2 ऑप्शन आपके मन में आते हैं तो वहां कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, उसमें से एक सही है एक गलत है, ये हमेशा ही होगा। तो चारों ही जो ऑप्शन है उनके विषय में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। इसका सही जो आंसर है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, सही विकल्प बताइए। दृश्य
वस्तु बिंब का दूसरा रूप है, अलंकृत बिंब है, स्पर्श बिंब है, दृश्य व्यापार बिंब है, सांस्कृतिक बिंब है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट, अलंकृत बिंब है। तो इसका ये सही आंसर है। अलंकृत बिंब यदि हम परिभाषा देखने जाएं दोस्तों, तो भां स्थूल की अपेक्षा अंतर से सूक्ष्म भावों महत्व देना और विशेष आग्रह के अनेक सौंदर्य उद्घाटन से अलंकृत बिंबों की सृष्टि होती है। सभी कवियों के काव्य में अलंकृत बिंब समान रूप से प्राप्त होते हैं। व्यक्ति के मनोरंजन से संबंधित ये इंद्रिय ग्रह काम होते हैं, किंतु समय प्रभाव डालने में समर्थ होते हैं। तो दोस्तों जितने भी बिंब हैं वो आपको पढ़कर जाने हैं, क्योंकि आप वर्ग 1 का एग्जाम दे रहे हैं, जो कि अपने आप में एक टफ एग्जाम है दोस्तों। हालांकि क्वालिफाइड नंबर लाने हैं, और आपने यदि इन सब कुछ समझ लिया तो आप डिस्क्वालीफाइड हो ही नहीं सकते, आप 100% क्वालिफाई होंगे। और इसका सही आंसर आपने निकाला है तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उपन्यास के कथनक को 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर आपको उपन्यास के विषय में पता होना चाहिए कि आखिर उपन्यास का अर्थ क्या है। तो दोस्तों उपन्यास शब्द उप प्लस समीप अतः न्यास इस धरती के योग से बना है, जिसका अर्थ है मनुष्य के निकट रखी वस्तु, अर्थात वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि हमारी ही है, इसमें हमारी ही जीवन का प्रतिबिंब है, उपन्यास है। उपन्यास शब्द का प्रयोग प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी मिलता है दोस्तों। तो उपन्यास में जो मानव का चित्रण मिलता है, यानी कि मैं बात करूं कि हिंदी उपन्यासों में पात्रों को 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है दोस्तों, कथनक दृष्टि से और चरित्र चित्रण की दृष्टि से। सादा प्रवृत्तियों से युक्त देव पात्र, असाध प्रवृत्ति से युक्त दानव पात्र, मानव प्रवृत्तियों से युक्त मानव पात्र, इस तरह के पात्र इसमें रखे जाते हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि उपन्यास के कथनक को 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है, उपकथन, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। दूसरा है आपका ऑप्शन प्रारंभ या प्रस्तावना, उद्देश्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। तीसरा है प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। चौथा है प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास और उद्देश्य। यानी कि एक क्रम होता है उपन्यास का, आप कौन सा क्रम सही मानेंगे। यदि आपने कोई उपन्यास पढ़ा है तो इसका आंसर आप बहुत जल्दी दे सकते हैं। इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति, ये एक क्रम है। प्रारंभ या प्रस्तावना यानी कि जो भी उपन्यास है वो किस विषय में है, उसकी प्रस्तावना क्या है, प्रारंभ क्या है, या तो वो किसी के चरित्र चित्रण के ऊपर है या फिर वो कथनक दृष्टि से है, उसमें क्या भाव है, वो सब इसमें आता है। मध्य या विकास, पूरे घटनाक्रम का एक मध्य या विकास होता है, और लास्ट में उसका क्या परिणाम निकलता है जो कि हमें समाप्ति की ओर ले जाता है। यानी कि जो लेखक है उपन्यास में वो इन तीनों चीज़ों का ही प्रयोग करता है अपने पूरे उपन्यास में, प्रारंभ और प्रस्तावना से वो मध्य या विकास, क्योंकि जो भी घटना है वो किस तरह से घटित हुई और उससे क्या परिणाम निकले, और एक समाप्ति की ओर उसे ले जाता है। तो इसका जो सही आंसर है सभी ने सही लगाया है अधिकांशतः। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों ध्यान से देखें आप। जब कोई वस्तु या कार्य किसी अप्रस्तुत वस्तु, भाव, विचार, क्रिया, कला, देश, जाति प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट किया जाता है तब वह प्रतीक कहलाता है। खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है, सही विकल्प आपको भरना है। पहला है अपने रूप, गुण, कार्य, विशेषताओं के सदृश या प्रत्यक्ष के कारण। दूसरा है अपने रूप, गुण, कार्य, विशेषताओं के अदृश्य या प्रत्यक्षता के कारण। है अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के सदृश या प्रत्यक्षता के कारण। और चौथा है अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के सदृश या प्रत्यक्षता के कारण। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं तो एक दूसरे से मिले हुए हैं, थोड़ा बहुत अंतर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि प्रत्यक्षता, अप्रत्यक्षता,
यहाँ पर आप देखेंगे तो रूप गुण, तो यहाँ पर देखेंगे तो अपने क्रूप गुण कार्य। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, अपने रूप गुण कार्य या विशेषताओं के सदृश या प्रत्यक्षता के कारण। जब कोई वस्तु या कार्य किसी अप्रस्तुत वस्तु, भाव, विचार, क्रियाकलाप, देश, जाति प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट किया जाता है तब वह प्रतीक कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो भाव हैं इनके विषय में गहन अध्ययन करना है, पढ़ना है, तभी आप ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्यकाल में फारसी, अरबी, तुर्की, पाश्तो भी से कौन सी ध्वनियाँ हिंदी में आ मिली हैं? ठीक है, तो हिंदी में वो ध्वनियाँ आ मिली हैं ये आपको बताना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो का, खा, गा, झा, फा। दूसरा ऑप्शन है का, खा, गा, झा, फा। तीसरा है का, खा, गा, झा, फा। और चौथा है का, खा, गा, झा, फा। तो दोस्तों अरबी, तुर्की और पाश्तो भी मध्यकालीन में फारसी में से कौन सी ध्वनियाँ हिंदी में आकर मिल गई हैं? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, का, ख, गा, झा और फा। ये मध्यकाल में फारसी, अरबी, तुर्की और पाश्तो से भी हिंदी की ध्वनियों में आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे का, खा, खा, गा, और यहाँ पर जो है ये बिंदु यहाँ पर लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, दोनों एक से ही ऑप्शन दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि जितनी भी अरबी, तुर्की, पाश्तो से शब्द आए हैं ना, इनके नीचे ये आप देख रहे हैं लगा हुआ है बिंदु। बिंदु के नाम से याद रहेगा। यदि मैं और कुछ इसका यूज करूं शायद आप भूल जाओ, बिंदु के नाम से हमेशा याद रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे का में नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे खा में नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे सब में लगा हुआ है। तो ये बिंदु आपको जहाँ भी मिल जाए ना, समझे कि वो अरबी, तुर्की, पाश्तो से वो शब्द लिए गए हैं, यानी कि सब एक से ही दिख रहे हैं लेकिन बिंदु का ही अंतर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और इस विषय में बताना चाहेंगे कि आखिर ये बिंदु है क्या। अरबी, तुर्की, पाश्तो में इसे नुक्ता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आखिर नुक्ता शब्द का अर्थ क्या होता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों नुक्ता देवनागरी, गुरुमुखी और अन्य ब्राह्मी परिवारों की लिपियों में किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाला बिंदु को कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बिंदु लगा, इससे उस अक्षर का उच्चारण परिवर्तन होकर किसी अन्य व्यंजन का हो जाता है। मूल रूप से नुक्ता अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब बिंदु ही होता है, यानी कि हम इसे हिंदी में बिंदु कहते हैं लेकिन इसका जो सही नाम है वो है नुक्ता। ठीक है, जो अरबी, तुर्की, पाश्तो, फारसी इन भाषाओं में आपको मिलेगा, मूल रूप से अरबी भाषा में ये मिलेगा। अब यहाँ पर पूरे चारों ऑप्शन में देख रहे हैं तो ये जो नुक्ता लगाया गया था यानी कि बिंदु, तो इसमें नहीं था जा के नीचे, यहाँ पर देखेंगे तो का के नीचे नहीं था, और यहाँ पर हम देखेंगे तो खा के नीचे नहीं था। सिर्फ नंबर 2 आंसर जो है वो सही है क्योंकि सबके नीचे नुक्ता लगा हुआ है यानी कि बिंदु लगा हुआ है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन में आप ना जाएं, ये बिंदु हो सकता है किसी और अक्षर के नीचे लगाकर पूछ लिया जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलें अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु, भाव या विचार को इंद्रिय गोचर बनाने के मूल व्यापार को साथ वियोजन अन्य कार्य भी सिद्ध करती है, वो निम्न में से कौन नहीं है? यानी कि नहीं है वो आपको बताना है। काव्य अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट करना, रूप, सौंदर्य या दुर्गुण को हृदय विकारी बनाना, भाव को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि किसी वस्तु या भाव विचार को इंद्रिय गोचर बनाने के मूल व्यापार के साथ वियोजन अन्य कार्यों को भी सिद्ध करती है, वो निम्न में से क्या है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है नंबर 2 ऑप्शन, रूप, सौंदर्य या दुर्गुण को हृदय से विकारी बनाना, ये है। तो यहाँ पर आपको
ये जो भाव या विचार, इंद्रिय गोचर, इन सब के विषय में गहराई से अध्ययन करना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ये तो अधिकांशतः सभी ने सही लगाया है। यदि किसी का सही नहीं हुआ है तो चिंता ना करें, क्योंकि ऐसी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों और हमें पासिंग मार्क लाना है, तो ज़्यादा आपको जो है इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम पासिंग मार्क से ऊपर और कई गुना अच्छे नंबर लाएंगे यदि हम इन सबको समझते चले। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना था? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, राधा कृष्ण दास का निशाय हिंदू, इनमें से कोई नहीं, श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर जो है निकाल पाएंगे। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो आपको जो शुक्ल युग है उससे अवगत होना चाहिए, और श्रीनिवास दास का जो परीक्षा गुरु था वो हिंदी, जिसमें मानकीकृत रूप से मानक हिंदी कहा जाता है, विश्व की एक प्रमुख भाषा, यह भारत की एक राज्य भाषा है। केंद्रीय स्तर पर भारत की 6 आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। ठीक है दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि आधिकारिक भाषा जो है वो इंग्लिश है। यह हिंदुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप से, जिसमें संस्कृत, तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक और अरबी फारसी शब्द कम, हिंदी संवैधानिक रूप से भारत में है। तो ये एक जो उपन्यास था, यानी कि अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला माना था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर इसको अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास क्यों माना गया। और यदि आप रामचंद्र शुक्ल युग को पढ़ेंगे तो इस संबंध में आपको काफी गहन जानकारी मिल जाएगी, जो कि अधिकांशतः पूछी जाती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है, इसलिए मैंने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो योग है, उन्होंने जो भी कहा है वो ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि उससे संबंधित ये आते हैं क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों इनमें से, और ये कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन होते हैं, तो हर एक ऑप्शन का आपको पता होना चाहिए। पहले इसका सही आंसर आप सोचें दोस्तों, जैसे कि आपके सामने दिया गया है। और दोस्तों जो वीर गाथा काल माना गया है वो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना गया है। यहाँ पर आपको हर एक काल के विषय में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो जैसे कि वीर गाथा काल का समय प्राकृतिक अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का अविभाज्य माना जा सकता है। अपभ्रंश या प्रकृतिवास हिंदी के पदों में सबसे पुराना तथा तांत्रिक योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के संबंध जैसे कि 1050 चलता था दोस्तों। लगभग ऐसे ही अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रसार शुद्ध साहित्य काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य आदिकाल जो है दोस्तों महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ तक माना जा सकता है। और जो आप वीर गाथा काल का साहित्यिक भाषा की बात करें दोस्तों, तो इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ भी असंदिग्ध नहीं है और कुछ संदिग्ध है। तो दोस्तों दोनों मिले जुले हैं दोस्तों, ना तो हम इसे ये कह सकते कि पूर्णतः शुद्ध हो, या ना ये कह सकते कि पूर्णतः अशुद्ध हो। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश है दोस्तों, अर्थात प्रकृति भाषा, प्रकृति की रूढ़ियों में बहुत कुछ हिंदी है। ये उस समय के कवियों की भाषा है, बोलचाल की भाषा, घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी सारा वही रूप न लेकर कवि और चरण आदि भाषा का बहुत कुछ रूप व्यवहार में लाते थे दोस्तों। तो इस हिसाब से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की जो सीमा मानी है वो 1000 से 1350 ईस्वी के बीच मानी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रयत्न के आधार पर क, ख, ग, घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं? संघर्षी व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन।
यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो का, खा, गा, घा का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जिस जगह होती है उस हिसाब से ये चारों बनाए गए हैं। ये आपको ग्रामर में पढ़ने को मिल जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इसका सही आंसर है। और दोस्तों अभी तक आपने यदि इसे लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हिंदी के हम वो क्वेश्चन समझ रहे हैं और हम चारों ऑप्शनों को समझने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आप बेस्ट स्कोर ला सकें। ये ना कि इस एग्जाम से बिल्कुल अगली जो भर्ती परीक्षा है उसमें भी आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कौन से भेद हैं? स्पर्श संघर्षी, नाभिक, पार्श्विक, प्रकंपित, संघर्षहीन, सप्रवाह। स्पर्श संघर्षी, नासिकीय, पार्श्विकी, चिदी, प्रकंपित, संघर्षहीन, सप्त प्रवाह। स्पर्श संघर्षी, नासिकीय, पार्श्विक, उद्दीप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन, सप्रवाह। स्पर्श संघर्षीय, नासिकीय, पार्श्विक, चिति, प्रकंपित, संघर्षहीन, सप्रवाह। तो दोस्तों पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो भेद है वो क्या है, उसके बाद ही आप ऐसे क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो भेद होते हैं वो उच्चारण के स्थान पर हिंदी के व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। जैसे कि कुछ मैं 4 तरह के आपको बता दूं जिससे कि आपके माइंड में बने रहेंगे, फिर मैं आंसर भी आपको बताने वाला हूं। जैसे कि कंठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं आपके का, खा, गा, घा, अड़ा। ठीक है। दूसरा हम मानते हैं तलवय व्यंजन जो कि चा, छा, जा, झा, या, शा, या। मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, डा, रा और शा। दंत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ता, था, दा, धा, ना, ला, शा। ये आपको याद होना चाहिए, तभी इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। और इसका जो आंसर है वो सभी ने अधिकांशतः सही लगाया है। इसका जो आंसर है फोर्थ आंसर दोस्तों स्पर्श संघर्षीय, नासिकीय, पार्श्विक, चिदी, प्रकंपित, संघर्षहीन, सप्रवाह। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये सही आंसर है। तो जो व्यंजन के उच्चारण स्थान पे आधार पर जो व्यंजन होते हैं उनका आपको ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों छात्र पास हो गया, वाक्य में उद्देश्य क्या है? पास हो गए, छात्र, और चौथा ऑप्शन है हो गया। अब यहाँ पर भी मैं आपसे ये कहूँगा दोस्तों कि आपकी व्याकरण अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि वर्ग 1 का एग्जाम है। तो व्याकरण यहाँ पर आपकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो छात्र पास हो गया, वाक्य में उद्देश्य है और सभी ने सही आंसर लगाया छात्र। यहाँ पर उद्देश्य है छात्र। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा उनके लिए कठिन क्वेश्चन हो जाते हैं या प्रश्न हो जाते हैं जो कि व्याकरण पे पकड़ नहीं रखते हैं। तो हिंदी में व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यह व्याकरण से संबंधित ही क्वेश्चन है। इस छात्र पास हो गया में जो उद्देश्य है वो छात्र है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? ऑप्शन है रामधारी दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। और इसका आंसर यदि आप सही बता रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों। और इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, जो कि बहुत से लोगों ने लगाया भी है सुमित्रा नंदन पंत। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है क्योंकि सुमित्रानंद पंत जी ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों से सबसे बेहतरीन था दोस्तों। छायावादी तथा प्रगतिवादी अनुभूतियों के कवि पंत ऐसे कवि रहे जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के चेतेरे कवि, कोमल कल्पना के कवि आदि विशिष्टताओं से विभूषित किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है दोस्तों कि प्रकृति के सुकुमार कवि के अलावा भी प्रकृति के चेतेरे कवि,
कोमल कल्पना के कवि ये भी इन्हें कहा जाता है। पंत जी ने वर्ण, वस्तु, वर्ण, नारी, सौंदर्य, छंद योजन, अलंकार योजन में कोमलता के साथ साथ पंत जी ने प्रकृति के कण कण में सबसे ज्यादा योगदान दिया है दोस्तों। इसलिए जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो सभी का जो आंसर था वो करेक्ट था। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों, और ये तैयारी आपकी होनी चाहिए ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ पात्रता परीक्षा है। आगे चल के आपकी भर्ती परीक्षा आएगी, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको बहुत लाभ देने वाला है। तो इन सभी कवियों के विषय में जरूर पढ़ें दोस्तों, चाहे हमारे रामधारी दिनकर हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, जरूर पढ़ें। इनके विषय में बहुत कुछ जानने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कवित्री को आधुनिक मीरा कहा जाता है? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, महादेवी वर्मा, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका आंसर भी आप सभी सही लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है। फिर आपको जॉब लेने से कौन रोक सकता है दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं, और इसका जो सही आंसर है वो है महादेवी वर्मा। तो दोस्तों आखिरकार आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है ये भी हमको मालूम होना चाहिए। तो महादेवी वर्मा जो आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है दोस्तों, वो भक्ति काल में जो स्थान कृष्ण भक्त मीरा को प्राप्त है, आधुनिक काल में वह स्थान महादेवी वर्मा को मिला है। मीरा का प्रियतम सगुण साकार गिरधर गोपाल, जिसके प्रति वे समर्पित रही हैं दोस्तों। तो दूसरी ओर महादेवी की प्रियतम असीम निर्गुण निराकार ब्रह्मा, और उसके प्रति समर्पित रही हैं। महादेवी अपने आप में एक जीवन गाता है दोस्तों। महादेवी की प्रसिद्ध गीत मैं नारी भरी दुख की बदली, दोस्तों कुल मिलाकर मैं नीर भरी दुख की बदली, इस बात का परिचायक है कि उनका ये जीवन दर्शन है जो मीराबाई जैसा ही है। यानी कि बात करें तो निर्गुण निराकार ब्रह्मा के संबंध में जिस तरह से इनका एक आधिपत्य था, और ये कविता आपको जरूर पढ़नी चाहिए, मैं नीर भरी दुख की बदली दोस्तों। इसमें आपको ये देखने को छटा देखने को मिलेगी, वही छटा जो मीरा जी थी, जो कृष्ण भक्ति में उनका ये कहें कि एक आधिपत्य था, वही आधिपत्य जो है महादेवी वर्मा जी का है, इसलिए उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है? चांद से भी प्यारा मुखड़ा, नंबर 2 ऑप्शन घर से होकर जाऊंगा, नंबर 3 देव का मारा वह, नंबर 4 रात को पहरा देने वाला। तो दोस्तों सबसे पहले आपको संज्ञा पदबंध आना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका जब तक आप आंसर दे रहे हैं, मैं कुछ इस विषय में जरूर बताना चाहूँगा कि संज्ञा पदबंध जैसे कि जब किसी वाक्य में पद समूह या पदबंध संज्ञा का भाव नियत क्रम और निश्चित अर्थ में प्रकट करें दोस्तों, तब वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम समझने का प्रयास करें दोस्तों, तो पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों, तो ये संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे कि 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। तो इस तरह के जो है उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों निराधारक, स्वामी बोधक निराधारक, स्वयं तत्व बोधक निराधारक, मेरा आपका उसका आदि परिणाम, कुछ कोई भी, सभी पर्याप्त नहीं, हर आदि अंक, 1 2 3 आदि, ऐसे जो हैं संज्ञा पदबंध के प्रकार में आते हैं दोस्तों। इस संबंध में दोस्तों एक संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसे सिर कहा जाता है, और सिर के पहले या बाद में कोई आश्रित शब्द होता है। पदबंध के कितने प्रकार होते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संबंध बोधक पदबंध, समुच्चय बोधक पदबंध, विस्मयादि बोधक पदबंध, ये 8 शायद ये 8th क्लास का जो आप पढ़ेंगे ना उसमें दिया गया है ये सब कुछ। 8th क्लास की यदि आप व्याकरण को ध्यान से देंगे एनसीईआरटी के, तो उसमें ये सब आपको मिल जाएगा, मतलब डिटेल्स में मिल जाएगा क्लास 8 में। मैंने जहाँ तक मुझे ध्यान है, बदल गया हो कुछ तो अलग बात है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है रात को पहरा देने वाला। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोगों ने ये बिल्कुल सही लगाया है, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, खासकर जो व्याकरण है उस पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे नरेश मेहता, तो इनके विषय में आपको पता होना चाहिए कि इनकी आखिर कौन कौन सी रचना है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन में महाप्रस्थान, अरण्य, शबरी, गुनाहों का देवता। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे सकते हैं जब नरेश मेहता जी की जितनी भी कृतियां हैं उन्हें आप जो है आपको मालूम हो। इसका जो सही आंसर है दोस्तों उस पर आप पहुंच गए होंगे। इनका आंसर जो है वो है गुनाहों का देवता। तो गुनाहों का देवता जो है इसका आंसर है दोस्तों। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि गुनाहों का देवता आखिर लिखी किसने थी, तो वो भी हमें जब मालूम होगा तब पूरी डिटेल्स कवर होती है। तो गुनाहों का देवता जो है देश की सबसे दर्द भरी प्रेम कथा है दोस्तों, जो धर्मवीर भारती का ये उपन्यास है। युवाओं की नज़र में गुनाहों का देवता हिंदुस्तान की सबसे दुखंत प्रेम कहानी में से एक है और इसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए दोस्तों। धर्मवीर भारती जी की ये रचना है। और जहाँ तक हम बात करें धर्मवीर भारती जी की दोस्तों, तो 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में जन्म धर्मवीर भारती का 4 सितंबर 1997 को निधन हुआ था। इससे पहले वे हिंदी साहित्य में अपनी अमर रचनाओं की बहुत सारी कृतियां लिख गए थे दोस्तों, जैसे कि मुर्दों का गवाह, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सास की कलम से, समस्त कहानी एक साथ, काव्य रचना, ठंडा लोहा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी अध्ययन शामिल है। उपन्यासों की बात करें दोस्तों तो जो है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन, तथा निबंध की बात करें तो ठेले पर हिमालय, बसंती की अलाव, धर्मयुग पत्रिका के प्रधान संपादक के तौर पर भी उन्होंने हिंदी साहित्य को जो दिया है वह अद्भुत है। उनकी कहानियां और उपन्यास भी फिल्म भी बन चुकी है दोस्तों। तो गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती जी की बहुत अच्छी जो कहे रचना है। आपको कभी समय मिले तो जरूर इसको अध्ययन करना। तो कुल मिला के नरेश मेहता जी की ये 3 आपके सामने हैं, तो इन्हें भी लिख लेना क्योंकि इनमें से ही पूछ सकते हैं। गुनाहों के देवता के विषय में भी थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। तो दोस्तों कुल मिलाकर आज की जो तीसरा पार्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके और आगे के पार्ट हैं उस पर भी मैं वीडियो लगातार ला रहा हूँ दोस्तों। और जो भी आपके वर्ग के एग्जाम होंगे, जो कि ओल्ड एग्जाम पेपर है, उनका हम विश्लेषण इसी तरह करेंगे क्योंकि उसके आसपास जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसका भी हमें अध्ययन करना है। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हर एक इंसान को इस क्लास से जोड़ें दोस्तों। और मैं डेली ये क्लास ला रहा हूँ, तो आप मेरी मेहनत देख ही रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को लाना और विश्लेषण करना थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए, यही मेरे एक प्रयास है। तो आपको मेरा प्रयास पसंद आया है तो इसको शेयर जरूर करें। और भी जो सब्जेक्ट हैं वर्ग 1 के, उन पर भी मैं विश्लेषण के तौर पर वीडियो लाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।